नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में डाला डेरा। प्रधानमंत्री ने कल नहीं की मुलाकात। पटना हाईकोर्ट ने वित्तीय फैसले लेने पर लगाई रोक। काले धन के खुलासे के बाद HSBC जेनेवा पर कार्रवाई की तैयारी में आयकर विभाग। फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मामला। स्वाइन फ्लू से 100 और मौतें। इस साल अब तक करीब 600 मौतें। केंद्र सरकार ने कहा नहीं होने दी जाएगी दवाओं की कमी। IS के लीबियाई ठिकानों पर मिस्र के हमले। 64 आतंकियों को मार गिराया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगा सहयोग। विश्व कप में न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत। स्कॉटलैंड को 3 विकेट से हराया। कल आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को हरा किया था बड़ा उलटफेर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में मचे सियासी घमासान की। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मांझी सरकार से कहा है कि वो वित्तीय फैसले ना लें। दिल्ली में मौजूद मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। चर्चा यह भी है कि वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलना चाहते हैं। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बड़े फैसले लेने से रोक दिया है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो सामान्य फैसले ही लें। जेडीयू विधायक नीरज कुमार की याचिका पर अदालत ने ये निर्देश दिया। जेडीयू विधायक इसकी शिकायत राज्यपाल से भी कर चुके हैं। और ऐसी सरकार जिसे राज्यपाल ने 20 तारीख को अपना बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया है, वह सरकार प्रतिदिन ऐसे फैसले ले रही है जिसका प्रशासन पर और वित्तीय प्रबंधन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उधर सियासी संकट के बीच विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जेडीयू ने विपक्ष का दर्जा देने की मांग की है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी ने स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर हमको भरोसा नहीं है और हमको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष कोई गलत निर्णय करेंगे। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। उधर विश्वास मत की जुगत में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। उनका बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मांझी इन मुलाकातों को सामान्य बता रहे हैं और उन्हें बिहार बीजेपी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल सकता है, किसी केंद्र के मंत्री से मिल सकता है, इसलिए मिलना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी इसीलिए समय दिया होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री मिलना चाह रहा है, अपने राज्य के इश्यूज पर बातचीत करना चाह रहा है, तो क्या गलत है इसके अंदर? मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का और असेंबली भंग करने का मेरा कतई ये भावना नहीं है। हम 20 तारीख को उस समय भी फिक्स किया था, महामहिम राज्यपाल ने भी फिक्स किया। उस दिन हम ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ को देखेंगे और विश्वास मत प्राप्त करेंगे। जेडीयू का आरोप है कि मुख्यमंत्री बीजेपी और प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान उसकी रणनीति क्या होगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के लिए सोमवार कामकाज का पहला दिन था। नई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार को पत्रकारों की नाराजगी झेलनी पड़ी। रिपोर्टिंग के दौरान रोकटोक को लेकर पत्रकारों ने जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने विरोध जताया तो वो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही चले गए। ये नजारा है दिल्ली सचिवालय का, जहां प्रवेश से पाबंदी को लेकर मीडिया और सरकार आमने सामने थी। सरकार ने सोमवार का दिन मीडिया के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन सुबह से ही पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मनमानी का आलम यह था कि पीआईबी और डीआईबी कार्ड वाले पत्रकारों को सचिवालय में दाखिला नहीं मिला। दिन भर चली वार्ताओं के दौर के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो देर शाम कैबिनेट ब्रीफिंग करने आए मनीष सिसोदिया पर पत्रकारों ने अपना गुस्सा निकाला, जिसके बाद मनीष प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मनीष सिसोदिया आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। हमने कहा बिल्कुल आइए, हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे। उसके बावजूद वो यहां से उठकर चले गए। न जाने क्यों चले गए, उन्हें क्या लगा। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए हम सारे लोग बैठे थे और फोटोग्राफर्स ने अपना एक गुस्से का इजहार किया। उन्हें उसे समझना चाहिए था। दिल्ली इंफॉर्मेशन प्रेस के प्रमुख ने भी मीडिया पर पाबंदी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और दिल्ली सरकार से जल्द मीडिया पर से ऐसी पाबंदी हटाने की मांग की। अधिकारी या मंत्री मिलता है नहीं मिलता है ये उसका विशेषाधिकार है, लेकिन जाने से जैसे यह है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बार बार क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कल तक
इसमें कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और हम सरकार से अपेक्षा भी करते हैं, मांग भी करते हैं। लोगों को दिल्ली सरकार की पहली बैठक से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस विवाद की वजह से फैसलों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। ये पहली बार नहीं जब आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर इस तरह की पाबंदी लगाई है। इससे पहले 49 दिन की सरकार में भी इसी तरह से सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसे बाद में सुलझाया गया था। 67 सीटें जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये नसीहत तो बखूबी दी थी कि किसी भी कार्यकर्ता, मंत्री या विधायक में घमंड ना हो, लेकिन ये नसीहत उन्होंने खुद नहीं अपनाई। इसीलिए लोकतंत्र के चौथे खंभे पर पाबंदी लगाकर केजरीवाल ने ये साबित कर दिया कि विपक्ष की भूमिका ना होने की वजह से उन्हें जवाबदेही की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हालांकि बाद में प्रेस रिलीज के जरिए दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को फिलहाल नहीं गिराया जाएगा। बिजली, पानी के मामले पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है और 23 और 24 फरवरी को नवनिर्वाचित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र बुलाने की भी सिफारिश की गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई सरकार को हर मुमकिन सहयोग का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार को पूरी मदद करें। सोमवार को दिल्ली पुलिस के 68वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में असामाजिक तत्वों की हरकतों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार को हमारी दिल्ली पुलिस के द्वारा भरपूर सहयोग मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि नई सरकार यहां विकास के मार्ग को ठीक तरीके से प्रशस्त कर सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि व्यापक घोटाले में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 48 जगहों का नाम लिया जहां शिवराज के नाम है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया था, उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी नाम शामिल है। लिहाजा कांग्रेस का दावा है कि वो इस्तीफा दे और उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्लैकआउट करना है आपके हाथ में है। हमने तो आपके पब्लिक डोमेन में जनता के सामने बात डाल दी है और इसके आधार पर हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। साज को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या। जब जांच चल रही है, एसआईटी है, उच्च न्यायालय है, वो सारे तथ्य देखेंगे और ये निराधार आरोप लगाने की जो प्रवृत्ति है वो कांग्रेस को यहां मजबूत नहीं करेगी। उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा उनको। रामविलास पासवान को कल सर्वसम्मति से 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रामविलास पासवान को फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र में एलजेपी एनडीए सरकार में शामिल है और लोकसभा में इसके 6 सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पार्टी के गठन के समय से ही अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट समेत 6 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का कल ऐलान हो गया। बनगांव लोकसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ममता बाला ठाकुर ने जीत हासिल की है। उन्होंने सीपीएम के देवेश दास को हराया। वहीं कृष्णगंज विधानसभा सीट पर भी टीएमसी के जीत दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश की लिरोमोबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है। गोवा की पणजी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 6ठी बार जीत हासिल की। महाराष्ट्र की मुखेड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी, तमिलनाडु की श्रीरंगम से एआईएडीएमके और आंध्र प्रदेश की तिरुपति से टीडीपी ने जीत हासिल की है। इन सभी सीटों पर 13 फरवरी को वोट डाले गए थे। विदेशों में जमा काले धन की जांच की कड़ी में आयकर विभाग 31 मार्च से पहले एचएसबीसी जिनेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक ये शिकायत आयकर अधिनियम की धारा 278 के तहत की जाएगी। फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर धारा 278 के तहत कार्रवाई की जाती है। क्योंकि संबंधित बैंक खाते वित्तीय वर्ष 2006-2007 के हैं, ऐसे सूरत में 31 मार्च से पहले शिकायत दर्ज कराना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद कार्रवाई की समय सीमा खत्म हो जाएगी। आयकर विभाग ने इस बारे में काले धन पर बनी एसआईटी को भी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि एसआईटी ने आयकर विभाग को आगे कार्रवाई करने की मंजूरी दी है।
देश में स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी और शहरी विकास मंत्रालय के बीच करार हुआ है। ये संस्था अगले 10 साल तक भारत में स्मार्ट शहर बनाने की योजना में काम करेगी। केंद्र सरकार की देश में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र स्मार्ट सिटी और क्लाइमेट चेंज मामलों के विशेष दूत उद्योगपति ब्लूमबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया। भारत यात्रा की कड़ी में ब्लूमबर्ग ने कल वित्त मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। माइकल ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क शहर के मेयर भी रह चुके हैं। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और श्रीलंका ने आपसी संबंधों की दिशा में नई छलांग लगाई है। दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समेत 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर दोनों देशों ने पुराने इतिहास को भुलाकर सुरक्षा और सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग के वादे भी किए हैं। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को द्विपक्षीय रिश्तों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शिखर वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण समझौता परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ। इसमें परमाणु सामग्री और तकनीक से लेकर प्रशिक्षण और रिएक्टर बनाने तक में सहयोग शामिल है। The bilateral agreement on civil nuclear cooperation is yet another demonstration of our mutual trust. This is the first such agreement Sri Lanka has signed. It opens new avenues for cooperation, including in areas like agriculture and healthcare. दोनों देशों के बीच कृषि विकास, नालंदा विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने से जुड़े समझौते भी हुए। साथ ही भारत ने श्रीलंका को विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग का वादा भी किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने बताया कि दोनों देश सामुद्रिक सुरक्षा में भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। And the friendship between the two countries, not only it will build stronger relations, not only locally but as well as in international forums. India will support us and have more understanding between the two countries, building more relationships and strengthening the ties between the two countries. And we agreed to work on a mutual understanding, and it's very clear. दोनों नेताओं के बीच श्रीलंका में तमिलों को मुख्य धारा में शामिल कराने के उपायों से लेकर मछुआरों की गिरफ्तारी को मानवीय तरीके से हल करने पर भी बात हुई। सिरिसेना रविवार शाम से 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और सिरिसेना ने अपने पहले दौरे के लिए भारत का चुनाव कर अपनी प्राथमिकता बताने की कोशिश की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में पूरे दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप पर भी काफी विस्तार से चर्चा हुई और भारत ने इस बात के लिए आगाह किया कि पूरे दक्षिण एशिया का फिर से औपनिवेशिकरण नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए भारत ने श्रीलंका को हर तरह की तकरीबन शर्तहीन सहायता देने का आश्वासन किया। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ अखिलेश सुमन। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने दवाइयों और जांच किट के अतिरिक्त भंडारण का आदेश दिया है। बीते 3 दिनों में स्वाइन फ्लू से 100 लोगों की जान चली गई। इससे 2015 में इस रोग से मरने वालों की संख्या 585 हो गई है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम इन राज्यों में हालात पर निगरानी बनाए हुए है। स्वास्थ्य महकमों की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में 100 लोगों की मौत हो गई है। इस साल जनवरी से अब तक 585 लोग इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा इस साल देश में 8000 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं। राज्यवार बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा 165 लोग स्वाइन फ्लू से अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 15 फरवरी को ही राजस्थान में H1N1 वायरस ने 12 लोगों को अपना शिकार बनाया। स्वाइन फ्लू से गुजरात में 144, मध्य प्रदेश में 76 और महाराष्ट्र में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को मध्य प्रदेश में 8 और गुजरात में भी 8 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई, जबकि तेलंगाना में इस साल 1068 लोग H1N1 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से अब तक 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पंजाब में 25 लोग इसके शिकार बने हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें पीड़ित इलाकों में लगातार हालात का जायजा ले रही हैं। जागरूकता और बेहतर चिकित्सा की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र में दिल्ली और तमिलनाडु में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से कमी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को नोएडा ट्विन टावर के फ्लैट मालिकों का पैसा 30 दिनों के अंदर लौटाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर्स निवेशकों का पैसा दबाए नहीं रख सकते। मुख्य न्यायाधीश अचल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कंपनी को मूल धन लौटाने के बाद 60 दिनों के अंदर ब्याज का भी भुगतान करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का निर्देश दिया, जिसके बाद उसके फ्लैट मालिकों ने सुपरटेक से अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में सोमवार रात हुए बस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बस इंदौर से राजस्थान के गालियाकोट जा रही थी। मछलिया घाट से गुजरने के दौरान बस खाई में जा गिरी। हादसा रात में होने की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खाने पीने की चीजें महंगी होने के बावजूद जनवरी में थोक महंगाई दर गिरकर नेगेटिव हो गई है। पिछले महीने ये दर -0.39% रही। 5.5 साल में थोक महंगाई दर का सबसे निचला स्तर है, लेकिन खाद्य महंगाई दर 6 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। 3 महीने में दूसरी बार थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। दिसंबर में 0.11% के मुकाबले जनवरी में ये और गिरकर -0.39% पर आ गई। जानकारों का मानना है कि इस गिरावट से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। इसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। आज मैंने देखा, कल तक तो ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी, आज फिर पेपर में देखा कि फिर 80% बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, अब डीजल ही बढ़ जाएगा। तो इससे ये तो फिनोमेना जो बड़ा टेम्परेरी फिनोमेना सा है। थोक महंगाई में गिरावट में सबसे बड़ा हाथ ईंधन और ऊर्जा का रहा। विनिर्माण उत्पादों के दाम भी कम हुए, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी हुई। दिसंबर में 5.20% के मुकाबले जनवरी में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8% पर पहुंच गई, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। गौर करने वाली बात है कि खाने पीने की चीजों के दाम में कोई कमी नहीं आई है, जबकि महंगाई का सबसे ज्यादा असर इसी सेगमेंट पर पड़ता है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट की वजह से हुई है। थोक महंगाई दर में गिरावट के बाद ब्याज दरों में कटौती की मांग फिर जोर पकड़ेगी, लेकिन रिजर्व बैंक संकेत दे चुका है कि वो खुदरा महंगाई दर के हिसाब से इस पर विचार करेगा। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4.28% थी, जो जनवरी में बढ़कर 5.11% हो गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब खबर आगामी बजट को लेकर। नकदी की समस्या से जूझ रहे उड्डयन क्षेत्र के लिए साल के बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वित्त मंत्रालय से 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मांग रहा है। इसका मकसद देश के दूर दराज के इलाकों को वायु सेवा से जोड़ना है। Despite increase in air connectivity, air travel is still out of reach of a large number of aspirational Indians. Scheme for development of new airports in Tier 1 and Tier 2 will be launched for implementation through the Airport Authority of India and the PPPs. पिछले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे शहरों को वायु सेवा से जोड़ने की घोषणा की थी। पूर्वोत्तर राज्यों में दूर दराज के इलाकों के नागरिकों को उम्मीद है कि इस बजट में इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। Least subsidy model which will be brought in, or just more broad-based the route dispersal guidelines. So what would be the route taken is something that will need to be carefully worked out. पिछले बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 9,474 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से करीब 6500 करोड़ रुपए एयर इंडिया के पास गए। वर्ष 2013-14 में भी एयर इंडिया को 5500 करोड़ रुपए मिले थे। माना जा रहा है कि इस बार भी एयर इंडिया को सरकारी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय नीति के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय दूर दराज के इलाकों में एयरपोर्ट्स को और विकसित करना चाहता है। इससे घरेलू उड्डयन उद्योग को मजबूती मिलेगी।
देश में काम कर रहे 107 एयरपोर्ट्स में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 93 पर घाटा हो रहा है। इस कारण कंपनियों ने कई शहरों के लिए एयरलाइंस की संख्या में कटौती की है और कई शहरों के लिए सेवाएं बंद कर दी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय वायु सेवा फंड चाहता है ताकि घाटे वाले रूटों पर कंपनियों के नुकसान की भरपाई की जा सके। And the Essential Services Fund is not mentioned at all. Essential Aviation Fund, which was mentioned earlier. What is essential services? What is regional services? All these things are in a way not there. So I think it's very inadequate document. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मसौदा नीति में भी वायु सेवा फंड का जिक्र है। इसका मकसद दूर दराज के इलाकों, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की तरफ से सद्भावना के तौर पर रिहा 172 भारतीय मछुआरे और एक अन्य कैदी भारत पहुंच गए हैं। रिहा मछुआरों को वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया। रिहा किए गए ज्यादातर मछुआरे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इन मछुआरों को अरब सागर में पाकिस्तान की सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्हें कराची की मालेर और लांधी जेलों में रखा गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने मछुआरों को रिहा करने का एक कदम दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता फिर से बहाल करने के फैसले के बाद उठाया है। हमको उधर काम भी करवाते, खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलता, हम लोग बहुत ही परेशान थे। लेकिन हम जब 11 महीने और 16 दिन के बाद हम घर पर जा रहे हैं, हम अच्छा महफूज कर रहे हैं और उनके जो मायगी है उनको भी यहाँ से रिहा करना चाहिए। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान में भूकंप के कई झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी जापान में भूकंप के झटके आज तड़के महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 थी, जिसके बाद मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी की। चेतावनी में कहा गया है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग समुद्र में ना जाएं। उन्हें सभी जरूरी सामान बांध कर रखने को भी कहा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत निकाला जा सके। 11 मार्च 2011 को इस इलाके में सुनामी आई थी, जिसमें तोहोकू क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया था और हजारों जानें गई थीं। मिस्र के 21 नागरिकों का सिर कलम करने वाला इस्लामिक स्टेट का वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटे बाद मिस्र ने लीबिया पर हमला कर दिया। मिस्र के सरकारी टेलीविजन ने कहा है कि सोमवार को शिविरों, प्रशिक्षण स्थानों और हथियार भंडार के क्षेत्रों को लक्ष्य करके हमला किया गया। मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी लीबिया में हस्तक्षेप की अपील की है। मिस्र में हर तरफ मातम है। हर कोई अपने लोगों की जघन्य हत्याओं से दुखी और गुस्से में है। अपने नागरिकों की हत्या के बाद बौखलाए मिस्र ने लीबिया पर सोमवार को हमला कर दिया। उसने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले किए। मिस्र ने अपने नागरिकों से लीबिया ना जाने की भी अपील की। احنا عايزين الدولة المصرية تحمي اخواتنا اللي لسه في ليبيا ترجعهم بالسلامة. عايزين الدولة المصرية اللي بندفع فيها ضرائب عشان خاطر تحمينا من الارهاب جوه وبره مصر. मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र सहित सभी देशों से मदद मांगते हुए लीबिया में हस्तक्षेप करने को कहा है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का कहना है कि लीबिया में जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया की शांति और सुरक्षा को खतरा है। इस बीच लीबिया ने अपने यहाँ हुए हमलों की निंदा की। लीबिया के प्रधानमंत्री हसी ने कहा है कि वो दुख की इस घड़ी में मिस्र के साथ हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। लीबिया ने आरोप लगाया कि मिस्र के हमले में महिलाएं और बच्चे हताहत हुए हैं। تهجن حكومة الإنقاذ الوطني القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة درنا الآمنة صباح اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2015 ميلادي। लीबिया में 2011 से ही अस्थिरता जारी है, लेकिन इस घटना के बाद यूरोपीय देशों के नागरिकों में डर फैल गया है। इटली ने लीबिया में अपना दूतावास बंद कर दिया है और उसके नागरिक लीबिया छोड़कर जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट की इस करतूत का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। सीरिया में बच्चों ने इस्लामिक स्टेट को मानवता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। एक बड़े पिंजरे में बंद बच्चे आईएस से अपने स्कूल ना तोड़ने की अपील करते दिखे। हाथों में पोस्टर लिए ये बच्चे अपने शहर दूमा को बचाने की गुहार लगा रहे हैं।
प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने उसी तरह के नारंगी कपड़े पहने थे जैसे कपड़े इस्लामिक स्टेट लोगों को मारने से पहले पहनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में संघर्ष विराम के बावजूद अलगाववादी हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अलगाववादियों ने दोनेत्स्क समेत कई शहरों में 112 जगह हमले किए, जिनमें से 88 हमले अकेले देबाल्सेव शहर में किए गए। यूक्रेन में बिगड़ते हालात और नाकाम होती कोशिशों पर विश्व समुदाय ने चिंता जाहिर की है। यूक्रेन में कल संघर्ष विराम को लेकर यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दोनों पक्षों ने गोलीबारी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। संघर्ष विराम के बावजूद दोनेत्स्क और देबाल्सेव में कल जमकर गोलीबारी हुई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने यूक्रेन में शांति बहाली को बेहद मुश्किल बताया। Das war sicherlich gerade im Blick auf die Balze auch nicht anders zu erwarten. Dennoch appelliere ich und alle anderen, wir haben ja gestern auch dazu wieder Telefonate geführt, daran, dass alles daran gesetzt wird, diesen Waffenstillstand zu erhalten. वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिन्स्क समझौते पर रूस की सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। इस दौरान पुतिन ने संघर्ष विराम के उल्लंघन को रोकने पर जोर दिया। यूक्रेन संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस पर लगातार दबाव बनाए हुए है। अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले ही यूक्रेन में हालात नहीं सुधरने पर रूस पर और अधिक प्रतिबंध की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। विश्व कप में न्यूजीलैंड का विजय अभियान जारी है। अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। ये न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। स्कॉटलैंड की पूरी टीम सिर्फ 36.2 ओवर में 142 रन के स्कोर पर सिमट गई। विक्टोरिया एंडरसन को 3 विकेट मिले हैं। 143 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 24.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। हालांकि इसमें छोटे से लक्ष्य को पाने में न्यूजीलैंड के 7 विकेट जरूर गिर गए। पहले मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को 98 रनों से मात दी थी। और विश्व कप क्रिकेट में कल बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कमजोर मानी जा रही है आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट के नुकसान पर 304 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड ने 45.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 307 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया। पिछले 2 विश्व कप में आयरलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को मात दे चुका है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। तड़के ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग अपने आराध्य को दूध और जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर को धतूरा और बेलपत्र की भेंट की जा रही है। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों पर विशेष पूजा अर्चना के इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन के महाकाल और देवघर के बाबा धाम में सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। मंदिर परिसरों में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को महाशिवरात्रि पर बधाई दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में डाला डेरा। प्रधानमंत्री ने कल नहीं की मुलाकात। पटना हाईकोर्ट ने वित्तीय फैसले लेने पर लगाई रोक। कालेधन खुलासे के बाद HSBC जिनेवा पर कार्रवाई की तैयारी में आयकर विभाग। फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मामला। स्वाइन फ्लू से 100 और मौतें। इस साल अब तक करीब 600 मौतें। केंद्र सरकार ने कहा नहीं होने दी जाएगी दवाओं की कमी। IS के लीबिया ठिकानों पर मिस्र के हमले। 64 आतंकियों को मार गिराया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगा सहयोग। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत। स्कॉटलैंड को 3 विकेट से हराया। कल आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा किया बड़ा उलटफेर।